हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग क्विकली अब यहाँ पर एक न्यूज़ आई हुई थी अर्थक्वेक से संबंधित, और मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। इस वजह से मैं इसके लिए आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे हमारे पास यूके पीसीएस हो, या कोई भी स्टेट सर्विसेज आप दे रहे हो, तो सभी के लिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अब इसी चीज़ को देख लेते हैं कि कैसे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो हमारे सामने ये न्यूज़ आई हुई है, रिसेंट न्यूज़ क्या क्या आई हुई हैं। आपने आइसलैंड के बारे में अभी सुना ही होगा कि वहाँ पे कम से कम 1400 अर्थक्वेक एक ही दिन में दिखाई पड़े, है ना। उनकी आहट जो है वो एक ही दिन में दिखाई पड़ी। बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये। तो वहाँ की जनता भी डरी हुई है, सरकार भी डरी हुई है कि एक साथ इतना इरप्शन, क्योंकि देखिए वहाँ पे वो रिंग ऑफ फायर में तो है ही है। ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है इसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, है ना। और आप भी इस टॉपिक को सर्च करेंगे और ये कंप्लीट कर लेंगे पूरा आज की डेट में ही, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इन न्यूज़ को पहले देख लेते हैं कि ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 10 नवंबर की ये न्यूज़ है। स्वार्म ऑफ अर्थक्वेक बिगेन इन द साउथ वेस्टर्न आइसलैंड नियर द रेगजेंस, है ना। इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप लोग देख लीजिएगा, रेगजेंस पेनिनसुला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जो नाम आपके पास आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं। ये पेनिनसुला ही आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये पेनिनसुला कहाँ पर है, तो इसको आप लोग जानिएगा आइसलैंड में है ना। तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अर्थक्वेक्स यहाँ पे हमको ये दिखाई पड़े। तो थोड़ा सा इसके लिए हम इसमें चले भी जाते हैं, ये इसी के उस पर। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे जाते हैं और हमारे सामने ये न्यूज़ देखिए। मेट ऑफिस हाइपोथेसाइजेस 2 आउटकम्स ऑफ अर्थक्वेक स्वार, है ना। तो ये अर्थक्वेक स्वार वहाँ पे आया हुआ है, मतलब बहुत हैवी अर्थक्वेक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द रेगजेंस, ठीक है ना, द रेगजेंस पेनिनसुला हैज़ बीन रॉक्ड बाई 4700 अर्थक्वेक्स सिंस द करेंट स्वार्म बिगेन विद मोर देन 1300 अकरिंग टुडे सिंस मिडनाइट, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभी तब से चल रहा है और जुलाई से ये अभी तक 4700 अर्थक्वेक यहाँ पे देखे जा चुके हैं, ठीक है। अब अर्थक्वेक का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम से भूकंप आएगा और धरती फट जाएगी, और मतलब बहुत स्मॉल ट्रिमर्स वहाँ पर अभी आ रहे हैं, ठीक है ना। 4.4 से भी कम मैग्नीट्यूड के स्मॉल ट्रिमर्स आ रहे हैं, मतलब कि ये इंडिकेट कर सकते हैं कि एक भयंकर तबाही आने वाली है। और ये ऐसे नेशंस हैं, आप इनके वीडियोस देखेंगे तो ये ऐसे नेशंस हैं जो कि लगातार मैग्मा और वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर होते रहते हैं, ठीक है ना। आप ये इस वीडियो में भी देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन देख रहे हैं ना किस तरीके से हो रहा है। तो ये ऐसे नेशंस हैं, आइसलैंडिक जो कंट्रीज़ हैं हमारे पास, उनमें ये ऐसा देखने को मिलता है। फ़िलहाल हम लोग आगे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सॉरी कहाँ चले गए, यस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी अर्थक्वेक के बारे में, द आइसलैंडिक मेट्रोलॉजिकल ऑफिस, नाम याद रखिएगा, आइसलैंडिक मेट्रोलॉजिकल ऑफिस। जैसे हमारा आईएमओ होता है वैसे ही इनका आईएमओ है। रेज द अलर्ट लेवल फॉर रेगजेंस पेनिनसुला टू ऑरेंज, ठीक है ना, इंडिकेटिंग अ हाइटेंड पॉसिबिलिटी ऑफ एन इरप्शन। तो ऑरेंज अगर यहाँ पे हमारे पास सिंबल आता है तो ये हाइटेंड पॉसिबिलिटी है कि एक वहाँ पे इरप्शन देखने को आपको मिलेगा। तो वहाँ पे इवैक्यूएशन की स्कीम भी ये धीरे धीरे चला रहे हैं, ताकि अगर वो एपिसेंटर वहाँ पे रहता है विच इज़ लोकेटेड नियर द एपिसेंटर, तो ये स्मॉल फिशिंग टाउन ऑफ ग्रैंडविक, ये टाउन का नाम भी याद रखना है, न्यूज़ में है, एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो आपसे ये मिलान करने को भी आ जाता है, मैच करने को भी कभी कभी आ जाता है। तो आपसे यहाँ पे एक रेगजेंस पेनिनसुला दे देगा, एक आपसे यहाँ पे ग्रैंडविक दे देगा, और यहाँ पे अलग अलग नाम दे देगा कंट्रीज़ का। हो सकता है यहाँ आइसलैंड दे दे, आयरलैंड दे दे, और आपको वहाँ पे उसका मैच करना हो 1 2 3 4 1 2 3 करके, तो वो आपको यहाँ पे चीज़ को उसी पर्सपेक्टिव से देखना होता है न्यूज़ को। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ, सारे टॉपिक तो मैं नहीं ले पाऊँगा जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तैयारी कैसे की जाती है इसके बारे में आपको इससे जानकारी हो जाएगी कि हमको क्या क्या चीज़ें कौन कौन साइट से जा कर के पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, और किस तरीके से चीज़ों को न्यूज़ को देखना चाहिए, ठीक। फिर इसी तरीके से ये ऑरेंज अलर्ट, अब ये अलग अलग यहाँ पे वो दिए गए हैं। लार्जेस्ट अर्थक्वेक जो इनका आया था उसका भी मैग्नीट्यूड कितना था, 4.9। और अभी अभी आपने रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले November 3 एंड November 6
तो 2 ट्रिमर्स फेल्ट किए होंगे अगर आप नॉर्थ में रहते हैं, नेपाल में जो भूकंप आया था उसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये अलग अलग यहाँ पे ये भूकंप आए हुए थे आइसलैंड में। इसी तरीके से अब मैं न्यूज़ बताता हूँ आपको अफ़गानिस्तान। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अक्टूबर 7, ठीक है ना, 7 अक्टूबर, अ सीरीज़ ऑफ अर्थक्वेक्स स्ट्रक बिटवीन वेस्टर्न अफगानिस्तान विद द स्ट्रॉन्गेस्ट रजिस्टरिंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.2, है ना। तो वहाँ पे देख रहे हैं आप आइसलैंड में मैक्सिमम 4 का एक आया हुआ है और यहाँ पे कितना आया 6.2। और जब ये 6.2 का मैग्नीट्यूड का आया तो 1000 लोग यहाँ पे मारे गए, 1000 लोग। तो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी अर्थक्वेक में अगर इतने लोग वहाँ पे मरते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पे कहाँ पर आया है इसके बारे में आपको, ये अगर मैं यहाँ न्यूज़ पे लेकर के चलूँ तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या ये कह रहा है। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड 6.3 अर्थक्वेक 39 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ हेरात अफगानिस्तान, है ना। तो ये आपको यहाँ पे ये अगर आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस तरीके से मैप बना करके शो करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं। आपने छोटा सा एक मैप बना दिया, यहाँ आपने सऊदी अरब दिखा दिया, यहाँ पे आपने इंडिया दिखा दिया छोटा सा, और यहाँ पे इस तरीके से अगर आप ये ऐसे शो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका एपिसेंटर कहाँ पे और उसके ट्रिमर्स कहाँ तक फेल्ट किए गए। ये बहुत ही मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऐसे डायग्राम बना करके अपने आंसर राइटिंग करेंगे तो अच्छे नंबर वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। फ़िलहाल हमने अफ़गानिस्तान की न्यूज़ को भी देखा। अब यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड ऑफ 6.3। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसके बारे में आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो हेरात प्रोविंस बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, अगर ये पूछा जाएगा फिर से वही, तो ये अफ़गानिस्तान में लाई कर रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पे देखें अगर हेरात डिस्ट्रिक्ट ओनली 19 मिनट्स अगो, यहाँ पे पूरी न्यूज़ आपके सामने है। और यहाँ पर देखिए ये आर मॉनिटरिंग सर्विस आइडेंटिफाइड अ सेकेंड रिपोर्ट फ्रॉम इंडियाज़ नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी। इसको भी याद रखना है आपका, इंडियाज़ नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, जिसने कि ये 6.1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बताया था। तो ये अलग अलग डेटा है, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसमें कि ये अलग अलग डेटा आ रहे हैं। तो इंडिया का डेटा ये NCS नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी रिलीज़ करता है, तो उसने भी ये रिलीज़ यहाँ पे किया है। अब आपको इसकी इंटेंसिटी याद रखनी है 6.2, ठीक है। ये इंटेंसिटी भी कभी कभी इंपॉर्टेंट रहता है जो कि पूछा जा सकता है। तो 6.2 मैग्नीट्यूड का ये आया था जिसकी वजह से 1000 लोगों को यहाँ पे मौत का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ देखते हैं कौन सी न्यूज़ आई हुई है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदू कुश रीजन ऑफ अफ़गानिस्तान, अक्टूबर 11, 6.7 अर्थक्वेक इतने मैग्नीट्यूड का आया था, स्ट्रक द हिंदू कुश रीजन ऑफ अफगानिस्तान अबाउट 45 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ फैज़ाबाद, ठीक है ना। फैज़ाबाद जो भी आप इसको कहना चाहें, तो ये भी आपके पास कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में ही है। और इसमें कम से कम 500 लोग मारे गए। तो आप देख रहे हैं कि मौत की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस साल के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली इतनी जो मौतें हैं वो होती नहीं हैं, है ना। फिर ये आप देखिए नवंबर 6 में एक मैग्नीट्यूड आया यहाँ पे 4.6, लगातार यहाँ पे आते जा रहे हैं अफ़गानिस्तान इस रीजन में, ठीक। 18 किलोमीटर वेस्ट ऑफ असादाबाद। अब ये भी आपको याद रखना है, तो ये सारे नाम याद हो जाने चाहिए आपको एनी हाउ, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अफ़गानिस्तान अर्थक्वेक अब के बाद हम लोग का जो आया था वो था नेपाल अर्थक्वेक। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल हमारे बहुत पास है और इंडो नेपाल रिलेशंस के बारे में भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसमें हम लोग क्या इनको टेक्नोलॉजिकल हेल्प कर सकते हैं, कैसे इनकी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन में है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। और ये आपके लिए न्यूज़ क्या है, यहाँ पर देखिए नवंबर 3 को एक अर्थक्वेक आया था 6.4 मैग्नीट्यूड का। तो आपको याद रखना है अगर 4 से कम मैग्नीट्यूड का है तो वो हार्मफुल नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा ना आइसलैंड के केस में। लेकिन अगर 6 से ऊपर का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा है तो वो बहुत ही जानलेवा अर्थक्वेक होता है। और यहाँ पर कितने लोग मारे गए, 153 लोग मारे गए थे, ठीक है ना। ये नेपाल में 153 लोग यहाँ पर मारे गए थे, ठीक। तो ये हमारे पास ये आया हुआ है। तो अभी हम लोग इसको भी देखेंगे नेपाल अर्थक्वेक के बारे में और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसमें इंडिया की रिपोर्ट्स भी हैं। तो इंडियन रिपोर्ट्स जो हैं वो कहाँ से मिलेंगी हमको, ऑफिशियल साइट हम लोग चले जाएंगे सिस्मोलॉजी के, तो वहाँ से हम लोगों को ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ कही गई है,
ठीक है ना। फिलहाल ये आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि नेपाल में भी 2 दिन अर्थक्वेक आए थे, नवंबर 3 और नवंबर 6। इंपॉर्टेंट है, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्टेट पीसीएस डेट्स भी पूछ लेता है कि कौन कौन सी तारीख को आए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल लेवल पे न्यूज़ थी ये। 5.6 मैग्नीट्यूड का आया था, अबाउट 9 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ जुमला। द अर्थक्वेक कॉज्ड सम डैमेज टू बिल्डिंग्स बट देयर वर नो रिपोर्ट्स ऑफ कैजुअलिटी। तो आप देख रहे हैं ना कि 4 से 6 के बीच में कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन 6 से ऊपर जैसे ही हो जाता है तो कैजुअलिटी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को लिखने में भी आपको थोड़ा सा मेंस आंसर राइटिंग में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे नवंबर 10 को फिर से आया था। तो लगातार इस तरीके से हमारे पास ये अर्थक्वेक आते चले जा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे बताने का मेरा मकसद था, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसी चीज़ को देखें और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो मैंने अभी आपको कहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट से अगर हम लोग पता लगाना चाहें तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना अभी आपको बताया भी था, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी जो अमेरिकन एजेंसी ने रिपोर्ट अपनी निकाली थी, तो उसमें अफगानिस्तान के लिए नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने भी वहाँ पे अपनी रिपोर्ट भेजी थी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में ये काम करता है। काम क्या क्या करता है, वही सी डिटेक्शन का क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी साइट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये लीजिए मोदी जी आ गए हैं आपके सामने, ठीक है ना, नमस्कार कर दें। अब देखिए यहाँ पे अबाउट इसके बारे में दिया गया है, थोड़ा सा आप इसको विस्तृत रूप में इसको समझ सकते हैं अपना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा ये, लेकिन है भी इम्पॉर्टेंट, तो आप जा कर के इसको देख लें ये कैसे कैसे ये अलग अलग रिव्यू देता रहता है, क्या क्या सर्विसेज है। मैं यहाँ पे आपको ये लेकर के जाना चाहता हूँ, रिपोर्ट ऑफ अर्थक्वेक्स अकर्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है ना। अक्टूबर के महीने में जो हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स इन्होंने बनाई थी वो यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा होगा। इसी तरीके से प्रिलिमिनरी अर्थक्वेक रिपोर्ट ऑन नवंबर 6, ऑन नवंबर 3। तो ये अलग अलग यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं। चलिए इन रिपोर्ट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं कि पूरे अक्टूबर के महीने में इन्होंने क्या क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी रिपोर्ट पर चले जाते हैं और रिपोर्ट पे जाने पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखिए रिपोर्ट ऑन रियल टाइम अर्थक्वेक लोकेशन। अब इस रिपोर्ट को अगर हम लोग स्टडी करें तो हमको यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ये मेंस आंसर राइटिंग से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें ये फॉर्डर पॉइंट्स लिखने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी मेंटेन्स, इन फैक्ट्स को थोड़ा सा याद भी कर लें, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, 155 स्टेशंस मेंटेन करता है पूरे ऑल ओवर कंट्री में। तो ये लिखने में आसान रहता है। जैसे आपसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं पूछ लिया जाए कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हमारी लगी हुई हैं और किस तरीके से हम लोग नेटवर्किंग मॉनिटरिंग करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं भाई पूरे देश भर में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है एनसीएस का, और जिसमें कि 155 स्टेशंस हम लोगों ने तैनात किए हुए हैं, हैविंग स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब बहुत ही हाईएस्ट लेवल के इक्विपमेंट्स हमने लगाए हुए हैं सारी कंट्री में। तो इस तरीके के बस जर्नल पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, और यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और बहुत ज़्यादा ये सब नहीं लिखना है। आप अगर ये भूल भी जाएँ 155 स्टेशन, तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक ग्रिड है पूरा स्टेशंस का, दैट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री हैविंग स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी के बारे में ये पूरा ये रिपोर्ट में आपको बताया गया है। और अब ये देखिए इस रिपोर्ट को आप अच्छे से ये रीड कर सकते हैं। सिस्मिसिटी के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सिस्मिसिटी क्या चीज़ है। ड्यूरिंग द पीरियड द मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक विद इन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रीजन बॉन्डेड बाउ द कोऑर्डिनेट, अब ये सब बताया है, वर लोकेटेड इन द हिंदू कुश रीजन। मतलब कि इस रिपोर्ट में आपको ये बताया गया है कि हिंदू कुश रीजन जो है आपका, उसी की तरफ में मेजोरिटी ऑफ द अर्थक्वेक वहाँ पे आए थे। तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं भाई, इंडिया का मैप बना करके आसानी से आप वहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि किस रीजन में सबसे ज़्यादा आपके पास अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो जो हिंदू कुश रीजन है अफगानिस्तान से लगा हुआ, उस रीजन में मैक्सिमम अर्थक्वेक आपको यहाँ पर आ रहे हैं। ये नेपाल का जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन में। अब ऐसा नहीं है कि साउथ की तरफ को आएंगे, तो इंडिया का मैप बना करके आप हाई सिस्मिक जोन करके इसको दिखा सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। और जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे उतने बढ़िया एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सारा बताया है इन लोगों ने, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक। तो इसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये हमारे पास मेजर सिस्मिसिटी वाले रीजन्स हैं। फ्यू अर्थक्वेक्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड्स वर रिपोर्टेड इन नॉर्दर्न, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा थोड़ा मैग्नीट्यूड वाले वो दिखाए हुए हैं, इसको आप लोग आसानी से वहाँ पे अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए
31%। ये सब अब कुछ कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने लिए ये देखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट से आपको अपना अच्छा खासा मेंस का आंसर राइटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे आप नेपाल में इस तरीके का बना करके दिखा दें तो कितना बेहतरीन आपका आंसर बनेगा। ठीक, यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, अर्थक्वेक इन अफ़गानिस्तान के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक, फिर से देखिए इसमें हेरात रीजन के बारे में आया है। अब यही चीज़ कल को एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ली जाए तो आप बगले झांकना शुरू कर देंगे कि यार ये कौन सा रीजन है, तो नाम सुना सुना सा लग रहा था। तो ऐसे ही तो बनाता है यूपीएससी, जो क्वेश्चंस होते हैं अब आपसे डायरेक्ट थोड़ी ना पूछेगा व्हाट इज़ अर्थक्वेक, और ये ऐसे पूछ लेगा ये रीजन कहाँ पर है, और आपको नाम नहीं बताएगा, कह देगा अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान या क्या नेपाल। अब आप कंफ्यूज रहेंगे 24 घंटे। हेरात रीजन, अच्छा सऊदी अरब में मार के आ जाएंगे। ठीक, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो आप लोग सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आते हैं। हाँ, ये हो गया। अब इसके बारे में और थोड़ा सा, ये तो हमने देख लिया। अब ये एक अर्थक्वेक की ये रिपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए एक और नाम यहाँ पे आता है, वेस्टर्न नेपाल में जहाँ पे ये आया था अर्थक्वेक 6 नवंबर को, कर्नाली प्रोविंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई कर्नाली प्रोविंसेस के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5.6, है ना, कितने मैग्नीट्यूड का है, 5.6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आपको यहाँ पे बताया गया है। जजरकोट कर्नाली प्रोविंस, नाम याद रखना है। ठीक, कहाँ पे, जजरकोट कर्नाली प्रोविंस, वेस्टर्न नेपाल। ठीक है ना, इस तरीके का ये पूरा हमारा नेपाल है। तो वेस्टर्न नेपाल कहीं ना कहीं इस साइड में हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास जिसका एपी सेंटर ये है। ठीक है ना, मतलब कि जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन में एक ये यहाँ पे अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ तो जिसको हम लोग हाइपो सेंटर कहते हैं, और ऊपर पे चले आएंगे तो ये एपी सेंटर कहते हैं। मैं ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा जाऊंगा नहीं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा अपनी 11th और 12th की NCERT से। ठीक है ना, वहाँ पे आपको अर्थक्वेक के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, 6th क्लास की बुक में भी आपको मिल जाएगा, तो वो चीज़ तो पढ़ना ही है। ठीक, और फिर कुछ और नाम इन्होंने लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ से। ये जजरकोट की जो दूरी है, शैलो डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर, देखिए 10 किलोमीटर की दूरी पे है ना। हुज एपिसेंटर इज़ एट अ शैलो डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर। तो ये डेप्थ बताया गया कि 10 किलोमीटर अंदर। 270 किलोमीटर लखनऊ से दूरी थी, 228 किलोमीटर पिथौरागढ़ से, 337 किलोमीटर जोशीमठ उत्तराखंड में उससे दूरी है। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये एपिसेंटर कितनी दूर था और कहाँ तक इसके ट्रिमर्स फेल्ट किए गए। ठीक है, कहाँ तक इसके ट्रिमर्स फेल्ट किए गए। मैप में कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमको ये इन्होंने दिखाया था। ठीक, ये देखिए, ये यहाँ पे हमको इतना बेहतरीन तरीके से दिखाया, मतलब कि ये आपको फॉर्डर दे रहा है। फॉर्डर मतलब चारा दे रहा है कि मेंस में आप कैसे लिखेंगे। ये आपने बनाया खटाक से नेपाल, ये बना दिया इसका सेंटर, और ये दिखा दिया आपने इसके ट्रिमर्स कि इसके ट्रिमर्स कहाँ कहाँ तक यहाँ पे हमको महसूस हुए हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ तक इसके ट्रिमर्स महसूस हुए। पूरा उत्तर प्रदेश का रीजन, पूरा ये जो दिल्ली NCR का रीजन है, ठीक है ना, ये बिहार का रीजन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कवर हो रहा है। तो इन सब रीजन में हमारे पास ट्रिमर्स फेल्ट हुए थे। तो इसको भी आप लोग अपने आंसर राइटिंग में अच्छे से बना सकते हैं जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इस तरीके से देखिए नवंबर 3 की रिपोर्ट है, सेम टू सेम उसी तरीके की रिपोर्ट इसमें भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें जानने को मिल जाएंगी, तो इसको आप एक बार इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखाई पड़ी वो क्या है कि यहाँ पे देखिए ये मेंस का एक आपको बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया गया। क्या, इसको नोट्स बना लेना है। ठीक है ना, इनको नोट्स बना लेने हैं, यही चीज़ें तो मेंस में लिखी जाती हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द रीजन इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू द टेक्टोनिक सेटिंग्स ऑफ द हिमालयाज कंप्राइजिंग हिमालयन frontal thrust, main boundary thrust and main central thrust, besides several local faults and geological demarcated lineaments. The preliminary fault plane solution derived from moment tensor। अब ये थोड़ा सा मतलब कि ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ हो गई, लेकिन ये जो चीज़ है ये तो आप कहीं पे भी घुसा सकते हैं। क्या कि भाई इसकी वजह से ऑकरेंस किस वजह से होता है इस रीजन में, तो ये हमारे पास मेनली क्या है कि ये जो टेक्टोनिक रीजन है, टेक्टोनिक सेटिंग्स है, इसमें हिमालयाज कंप्राइजिंग हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब कि एक जो प्लेट है ना जो हमारी इंडियन प्लेट है और जो इधर यूरेशियन प्लेट है, तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है। अब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो जिस वजह से ये हमको यहाँ पे ऐसे झटके महसूस होते हैं, है ना। फिर यहाँ पे देखिए MMI, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक बातें हैं।
मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी, इसके तहत ये नापा जाता है। मर्केली स्केल और सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वही मैंने बताया ना 11th और 12th की बुक में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल ये देखिए भूकंप मोबाइल ऐप, ये भी पूछ सकता है कि ये मोबाइल ऐप कौन सा गवर्नमेंट का है, तो भूकंप मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड पर बेस्ड रहता है। तो एंड्रॉयड में वार्निंग भी आ जाती है जब भी इस तरीके का कोई ख़तरा वहाँ पे होता है, सिस्मिक वेव को डिटेक्ट कर लेता है ये ऐप, तो उसके तहत ये आपको यहाँ पे मिल जाती है चीज़, ठीक है ना। चलिए आते हैं अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं अपना अर्थक्वेक के बारे में कि ये अर्थक्वेक किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको, यस, ठीक है ना, अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक्स क्या होते हैं इसके बारे में एक क्विक हम लोग बस देख लें, बहुत ज़्यादा इसमें मुझे समझाना नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही है 11th और 12th की बुक से। मैं आपको मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ कि किन किन चीज़ों पे हमको फोकस करना है, ठीक है ना। और कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जीसी लियोंग वगैरह जो भी आपके पास बुक होगी, जो भी आप करते हैं, बरनवाल वगैरह, कोई भी रेफरेंस बुक, एनी वन, लिमिटेड सोर्सेज रखने होते हैं हमको अपनी पढ़ाई में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक के बारे में मैंने बताया यहाँ पे, दीज आर द सडन एंड वायलेंट मूवमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट कॉज द ग्राउंड टू शेक, ठीक है ना। मेंस आंसर राइटिंग में आपको अर्थक्वेक के बारे में अगर डिफाइन करना हो तो आप ऐसे तुरंत ये दे सकते हैं। दे आर कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर लार्ज स्लैब्स ऑफ रॉक दैट मेकअप अर्थ्स आउटर शेल मूव पास्ट ईच अदर। अब इतनी बेसिक बात तो सभी को पता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ की, वो जब इस तरीके से एक दूसरे के आसपास से जाएंगी और रगड़ खाएंगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंपन होने लगता है, ठीक है ना, ट्रिमर्स उठते हैं, और उन्हीं ट्रिमर्स की वजह से धीरे धीरे इस तरीके की ये वेव्स ऊपर को आती हैं और डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। डिपेंड करता है कि उनकी इंटेंसिटी क्या है। अब ये जो प्लेट्स के बारे में बात हुई है तो हमको पता है कि 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे पास वर्ल्ड की। तो ये 7 मेजर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाया भी गया है, ठीक है। किसी भी ज्योग्राफी की मैप की बुक में, कोई भी मैप बुक, चाहे आप ओरिएंटल स्वान की ले लें, चाहे ऑक्सफोर्ड की ले लें, किसी भी मैप के बुक में आपको ये सारी प्लेट्स के बारे में दिखाया गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये छोटी छोटी जो प्लेट्स हैं, ये छोटी प्लेट नहीं, काफ़ी बड़ी प्लेट्स हैं। ये पूरी देखिए, ये अफ्रीका की प्लेट है, इसी तरीके से ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नास्का प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट आपको पता ही है कितनी बड़ी है। फिर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। इसी के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जो हमारे हिंदू कुश रीजन में और नेपाल वगैरह में जो हमको ट्रिमर्स देखने को मिल रहे हैं वो इन दोनों प्लेट्स की वजह से मिल रहे हैं। ये जो यूरेशियन प्लेट आपको दिखाई पड़ रही है ना, ये जो पूरी प्लेट दिख रही है, ये जो पूरी प्लेट दिख रही है, ये हमारे पास पूरी कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो ये जो यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट किससे जा कर के टकराती है, ये इंडियन प्लेट से टकराती है, या यूं कहें कि इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो ये इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट की तरफ को टकरा रही है, इसकी तरफ को टकरा रही है, जिसकी वजह से ये हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था। और इन प्लेट्स के बीच में ज़रा भी एक दूसरे से रगड़ महसूस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा ही भूकंप महसूस होंगे, और भूकंप महसूस होंगे तो ये जो बाउंड्री होती है इसी बाउंड्री पे महसूस होगा। और ये बाउंड्री आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये कौन सा रीजन है, हिंदू कुश रीजन, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। तो इसी रीजन पे हमको मैक्सिमम जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी फील होगी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे फील होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि ये हमारे पास जो यूरोपियन नेशन की अभी हमने बात करी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी इसी तरीके की ये पूरी बाउंड्री चल रही है भाई, ये है ना। अब इसी प्लेट के आसपास जितने भी नेशंस होंगे उनके में आपको इसी तरीके के अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे ही, है ना। तो ये आपकी एक बात ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आपको यहाँ पे 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड 10 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया गया। पहली प्लेट आपके पास है पैसिफिक प्लेट, ठीक, इसको आप डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये पैसिफिक मेजर प्लेट इज़ द लार्जेस्ट विच अंडरलाइज द पैसिफिक ओशन। तो पूरा ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये पूरा ओशन का पानी है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये कभी इसमें कुछ हुआ तो कितनी बड़ी तबाही यहाँ पे आ सकती है। दिस प्लेट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अगर आप देखना चाहेंगे तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। चलते हैं इसको देख लेते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट आपको ये पूरा दिख रहा होगा। ये जो पूरी ये जो रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये रिंग ऑफ फायर है, एक रिंग तरीके की बन रही है। यहीं पे हमको मैक्सिमम वोल्केनोज और वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा।
इस पूरी रिंग ऑफ फायर के में, ये पूरी रिंग ऑफ फायर में, ठीक है ना। मैक्सिमम आपको यहाँ पे भूकंप वगैरह और जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो देखने को मिलता है। तो ये है हमारे पास रिंग ऑफ फायर। तो आपको याद रखना है ये पूरा पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर बनी हुई है। इसी पैसिफिक ओशन में ये चैलेंजर डीप है, इसके बारे में बहुत सारा पूछा जाता है। मारियाना ट्रेंच भी यहीं पर है। तो ये दोनों ही आपसे काफ़ी बारी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये तो हो गया हमारे पास पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में जानकारी। पूरी जानकारी आप जा कर के पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने। 90% ऑफ द वर्ल्ड के जो अर्थक्वेक हैं वो इसी जोन में होते हैं, ठीक है ना, सब जोन ऑफ सबडक्शन अलोंग दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब विच टेक्टोनिक प्लेट्स आर पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पे जा करके आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा काम है कि आपको मेनली बताना कि आप किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। द रिंग ऑफ फायर कोलाइड एंड सिंक इनटू द ओशन फ्लेयर। अब ये बहुत मतलब पूरा ज्योग्राफी में पूरा चला जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे आते हैं पैसिफिक प्लेट के बारे में। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बारे में इसी तरीके से बताया गया है। यूरेशियन प्लेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अफ्रीकन प्लेट आपके सामने ये दिखाई पड़ रही है। इसी तरीके से एंटार्क्टिक प्लेट आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। मेन नाम याद रखना है, ठीक। फिर इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपके सामने है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर इसी तरीके से साउथ अमेरिकन प्लेट आपके सामने है। तो इस तरीके की ये मेजर 7 हमारे पास प्लेट हो गई। सबसे बड़ा जो प्लेट है वो आपके पास ये देख रहे हैं ना, पैसिफिक। ये अब याद रखना है इनका ऑर्डर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक प्लेट आपके पास है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन है, पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन मेजर तरीके से याद रखना चाहिए पैसिफिक प्लेट। और अपनी जो प्लेट है उसको तो याद ही रखना है कि ये जो यूरेशियन प्लेट जिसके साथ इंडिया टकराती है, ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी प्लेट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और अपना प्यारा भारत ये इस तरीके से छठे नंबर पे आता है, ठीक। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है ना, क्या हमारे पास यहाँ पे छिपा हुआ है। देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में और बता दिया गया है। अब ये चीज़ें हैं। अच्छा, रिश्टर मैग्नीट्यूड स्केल, ये मैग्नीट्यूड स्केल के बारे में। द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी डिवास्टेटिंग। अर्थक्वेक कैन कॉज बिल्डिंग्स टू कोलैप्स, रोड्स एंड ब्रिजेस टू क्रैक, एंड दे कैन ऑल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड्स, सुनामीज एंड वोल्केनिक इरप्शंस। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि अर्थक्वेक ला सकती हैं। आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अर्थक्वेक क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है मेंस आंसर राइटिंग में कि क्या क्या चीज़ें ये अर्थक्वेक हमारी ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको ये रिश्टर स्केल के बारे में जानना है कि रिश्टर स्केल किस तरीके से हमारे पास रहता है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिश्टर स्केल, व्हाट इज़ रिश्टर स्केल। तो सब ये मतलब एकदम बढ़िया साइट्स में लेकर के आया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ से आप रिश्टर स्केल वगैरह और सारी चीज़ें अच्छे से जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी इसको अगर जूम करूँ, ये देखिए, ठीक है ना। मेजर्स एनर्जी वेव्स एमिटेड बाय द अर्थक्वेक, ये रिश्टर स्केल होती है, ठीक है। 0 से 1.9 की अगर इंटेंसिटी होगी तो इसको सिस्मोग्राफ मेज़र करेगा, ठीक है ना। 2 से 2.9 में हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स जो लटके रहते हैं, पंखे वगैरह, वो हिलने लगेंगे। फिर आप देख सकते हैं 3 से 3.9 में क्या होगा, पूछा जाता है ये भी। 4 से 4.9 में क्या होगा, मे ब्रेक विंडोज़ कॉज स्मॉल। 5 से 5.9 में अगर ये आ गया, 6 तक आ गया, ये मूव होने लग जाएगा। अब ये देखिए ये भयानक, अभी मैंने ये आपको बताया भी था कि 6 के ऊपर जैसे ही निकलना शुरू हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज वहाँ पे कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे पास रिश्टर स्केल की इंटेंसिटी के बारे में कि कौन सी इंटेंसिटी हमारे पास है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिश्टर स्केल, ईच लेवल इज़ 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। आप समझ रहे हैं ना, हर लेवल क्या है, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस लेवल, ठीक। जैसे अगर हम लोग प्रीवियस लेवल में हमारे पास 1 किलो है तो अगले लेवल पे हमारे पास 10 किलो हो जाएगा, उसके अगले लेवल पे 100 किलो की इंटेंसिटी होगी, उसके अगले लेवल पे 1000 किलो की। तो अब आप सोचिए अगर आप 1 किलो उठा रहे हैं, अगले बार आपको 10 किलो दिया जाए, उसके अगले ही पल आपको 100 किलो पकड़ा दिया जाए, तो देखिए आप तो सोचेंगे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर अब सोचिए, अब आप सोचिए 5 लेवल, अब आप सोचिए और सोचिए, ठीक है ना।
इंटेंसिटी देखिए, अब यहाँ से तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक ही लेवल का है, 2 लेवल है, 3 लेवल है ना, ये इंटेंसिटी आपको बता रही, लेकिन इसकी इंटेंसिटी एक्चुअल में कितनी है देखिए, ये 1 किलो का भार है, ये 10 किलो का भार है, फिर अगले टाइम 10 गुना बढ़ गया, 100 किलो का हो गया। 4 की इंटेंसिटी में 1000 किलो का वेट आपके ऊपर डाला जा रहा है। 5 की इंटेंसिटी का मतलब हो गया 10,000 किलो का वेट आपके ऊपर डाला जा रहा है। 6 की इंटेंसिटी का मतलब हो गया 1,00,000 किलो का। तो अब आप सोच सकते हैं, किलो तो मैंने ऐसे ही यूनिट ले लिया है, लेकिन कितना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे इम्पैक्ट होता है हर एक लेवल से, मतलब 10 टाइम्स बढ़ जाता है, 10 टाइम्स, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो सारी टेक्निकल बातें आप सीख जाएंगे अपने आप ही जब आप पढ़ेंगे इसको। ये चीज़ें यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, ठीक है ना। रिश्टर स्केल का यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, लोगरिथमिक बेस्ड है। इसके मैं डीप उसमें नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्योग्राफी की बातें हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना रिश्टर स्केल का फॉर्मूला वगैरह लगा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने उस पर फोकस रखते हैं। रिश्टर मैग्नीट्यूड स्केल के बारे में मैंने आपको बता दिया। लैंडस्लाइड्स और सुनामी ट्रिगर करता है ये। अब यहाँ पे हम लोगों के मिटिगेटिंग फीचर्स दिए हुए हैं, ये भी आप लोगों को सब जनरली पता ही होंगे और मैंने बताया 11th-12th की बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं। बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, एजुकेटिंग पीपल अबाउट अर्थक्वेक्स, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं अर्थक्वेक में सोचते हैं कि धरती फटेगी और वो उसके अंदर समा जाएंगे तो भागने दौड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी ओपन फील्ड में, ओपन ग्राउंड में आपको आना होता है, ठीक है, ताकि आपके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरे ना। जनरली जो जानमाल का नुकसान होता है वो इसी वजह से होता है, जो हैवी बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं और उसके नीचे वो दब करके मर जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है जनरली। आप सोचें कि अर्थक्वेक आया है तो धरती फटेगी और फिर आप उसके अंदर समा जाएंगे, ऐसा अर्थक्वेक में नहीं होता है। अर्थक्वेक में बिल्डिंगें हिलती हैं, सामान जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं उन्हीं की वजह से उसकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि MCQs कुछ पूछे जा सकते हैं आपसे, और जो पूछे गए हैं तो ये आप इसको रोक करके आसानी से इन सारे MCQs को पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया एंड नेपाल? सबडक्शन ऑफ द इंडियन प्लेट, कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पे आंसर भी आपके सामने दिया गया और मैंने रिपोर्ट में आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से ये चीज़ था, ठीक है ना। फिर इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ये सब आपके, मैं ज्योग्राफी जो आपकी है 11th-12th की उसी से यहाँ क्वेश्चंस बनाया हूँ और इनसे आप यहाँ पे इसको रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक? बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, वट इज़ द नेम ऑफ द फॉल्ट लाइन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया? तो अभी मैं नेपाल, ये अभी मैंने आपको बताया भी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो था MBT, अभी आपको मैंने इसमें बताया भी था, उसमें ये चीज़ आता है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ अर्थक्वेक दैट इज़ मोस्ट कॉमन इन नेपाल, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, जब आप न्यूज़ को पढ़ेंगे, न्यूज़ में लिखा हुआ था ये इंटरप्लेट अर्थक्वेक, ठीक है ना। इंटरप्लेट अर्थक्वेक आपको बताया, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो आपस में टकराई। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक्स इन नेपाल? अब भाई नेपाल की न्यूज़ है तो न्यूज़ पे आया था, अब न्यूज़ में आया था तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ये नेपाल की आपकी एजेंसी है, ठीक। फिर इसके बाद, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ शेकिंग द ग्राउंड कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक? तो सिस्मोमीटर के बारे में आपको पता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक? रिश्टर स्केल, ठीक है ना। द रिश्टर स्केल इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है ना। मर्कैली इंटेंसिटी स्केल ना बोल दीजिएगा, रिश्टर स्केल। वट इज़ द नेम ऑफ द टाइप ऑफ सिस्मिक वेव दैट कॉज द मोस्ट डैमेज? तो ये अब बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, 11th की बुक में आपको सारा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो आपका यही होमवर्क है कि आप इसको पूरा पढ़ डालें। P वेव क्या है, S वेव क्या है, लव वेव क्या है, रेले वेव्स क्या है। तो जो मोस्ट डैमेज कॉज करती हैं वो लव वेव्स होती हैं, ठीक, ये चीज़ आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रीजन इन नेपाल दैट इज़ मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव? ठीक, तो ये आपके पास अलग अलग रीजन्स हैं। तो जो हिमालयन रीजन है वो सबसे ज़्यादा, अब कुछ लोग यहाँ पे काठमांडू वैली को लगाएंगे तो गड़बड़ आ जाएगा मामला। सबसे लास्ट मेजर अर्थक्वेक 2015 का अर्थक्वेक बहुत भयानक अर्थक्वेक था, आप न्यूज़ पे सर्च करिएगा नेपाल में कितनी भयानक त्रासदी आई थी 2015 में। तो इसमें 9000 लोगों की लगभग मृत्यु हुई थी, ठीक है। 7.8 अर्थक्वेक, 7.8 इंटेंसिटी का था। अब आप सोच सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये अर्थक्वेक रहा होगा, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये NDA में है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसा इंडिया वैसा ही नेपाल,
उनका भी नाम वैसे ही है। अब ये यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस मैंने देखिए आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, आप इसको 2 मिनट रोक करके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। किसी में एनालाइज, किसी में इवेल्युएट, किसी में डिस्कस, किसी में एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट, डिस्कस, तो सारी चीज़ें वही हैं। चैलेंजेस फेस्ड इन प्रोवाइडिंग अर्थक्वेक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं अभी से बना लीजिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है आपके मेंस आंसर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये अर्थक्वेक का हो गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने उठाया है, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग, ठीक है ना। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इसको हमने डिस्कस करना है, सारे पॉइंट्स रख देने हैं, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स जो जो हम जानते हैं, फैक्ट्स वगैरह, वो सब यहाँ पे रखने हैं और डिस्कस करना है हर एक पॉइंट्स को। तो ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, पहले तो हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे, और अर्थक्वेक मॉनिटरिंग में कैसे उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं ये हम लोग करेंगे। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे कि वो वहाँ पे क्या करते हैं, मूर्खता के जैसे अर्थक्वेक की डेफिनेशन 2 पन्ने में लिखना शुरू कर देंगे, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक लिखना शुरू कर देंगे, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, इंटेंसिटी, ये वो, दिस दैट, मतलब जितना उनको फैक्चुअल नॉलेज है वो फैक्चुअल नॉलेज उठा करके उसमें घुसेड़ना शुरू कर देते हैं, और तब यूपीएससी का एग्जामिनर हो जाता है एकदम फ्रस्ट्रेट और उठा करके 10 में से 1 नंबर देता है, कहता है जय श्री राम, और फिर वो हो जाते हैं फेल, ठीक है ना। आपको पहले थीम समझनी, सोल समझना है कि डिस्कस करने को कह रहा है और टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने को कह रहा है ना, और किस चीज़ के लिए, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है ना कि आपको अर्थक्वेक को समझाने को बोल रहा है, आपको टीचर बनने को नहीं बोल रहा है। बेटा अर्थक्वेक बताओ क्या होता है, अर्थक्वेक के सर इतने फॉर्म्स होते हैं, अर्थक्वेक यहाँ होता है, हिमालय में इसलिए होता है क्योंकि यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट के साथ घुसी चली आ रही है, यहाँ पे एमबीटी है, ये है, वो है, मतलब दुनिया भर की बातें वहाँ पे लिख देगा, लेकिन जो मेन क्वेश्चन को एड्रेस करना था वो नहीं करता है। इसी वजह से फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेज अ क्रूशियल रोल, सीधे सीधे एड्रेस करना है, डायरेक्ट हिट द बुल्सआई, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग, इनेबलिंग साइंटिस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड दिस पावरफुल इवेंट्स एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग टू पोटेंशियली अफेक्टेड populations. Advanced technological advancement have revolutionized earthquake monitoring and forecasting capabilities, enhancing preparedness and mitigation strategies. कितना बेहतरीन एकदम इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास, बिना कुछ नानुकुर किए दाएं बाएं करे, ठीक है ना। वी आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, सीधे सीधे हम लोगों ने बुलसाई को हिट किया है और एग्जामिनर को पढ़ते ही मज़ा आ जाएगा, वाह भाई टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है वो आ गया। अब देखिए कैसे हेल्प कर रहा है अर्थक्वेक मॉनिटरिंग में। अर्थक्वेक मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग सिस्मिक एक्टिविटी, अभी अभी मैंने आपको रिपोर्ट में दिखाया भी था, है ना, कैसे 155 नेटवर्क्स हमारे पास पूरे ऑल ओवर कंट्री में फैले हुए हैं उनके, तो उसी लिए मैंने बोला भी था कि इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉर्डर पॉइंट, ठीक। तो देखिए अब कि लिखा कैसे, दिस इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सिस्मिक हैजार्ड। देख रहे थे ना आप उस समय बड़े बड़े मैप बने हुए थे, उसमें अलग लाल पीले काले निशान बने हुए थे, तो इतना हमको टेक्निकल नहीं घुसना है। अब उसी टेक्निकल को जनरलाइज फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, ये आपके सामने, ठीक, क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक पैटर्न्स एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिस्मिक हैजार्ड्स। फिर इसके बाद सिस्मिक नेटवर्क के बारे में बता दिया गया, डेंस नेटवर्क ऑफ सिस्मोमीटर्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अराउंड द ग्लोब continuously record ground motions caused by earthquake. डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस के बारे में यहाँ पे बता दिया है टेक्नोलॉजी में संबंधित, ठीक है ना। कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं लिखी है, बिल्कुल जनरल बातें लिखी हुई हैं, है ना। एक ही चीज़ को इधर उधर से घुमा करके कान को पकड़ रहे हैं और बातें बता दे रहे हैं। सैटेलाइट मॉनिटरिंग के बारे में बता दिया, जीपीएस के बारे में बता दिया कि कैसे वो हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक फोरकास्टिंग के बारे में अब यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि अर्थक्वेक फोरकास्टिंग कैसे की जाएगी। भाई जब कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड की। अभी आइसलैंड में यही तो हो रहा है। आइसलैंड में क्या हो रहा था, आपने देखा था ना कि वो हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो उनको वो ट्रिमर्स महसूस हो रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड से वो एक एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और उसी एनालिसिस के बेसिस पे वो अपनी वार्निंग जारी करते हैं कि भाई इतने एरिया को खाली करवा लिया जाए, इतने लोगों को यहाँ से हटाया जाए, यहाँ पे ये काम करना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस के बेसिस पे ही तो होगा। तो यही फोरकास्टिंग होती है कि आ भी सकता है कि नहीं आ सकता। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आएगा ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। फिर प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ये थोड़ा सा हमारे पास टर्म थोड़ा टेक्नोलॉजिकल है, तो इसको आप याद कर लीजिए। रियल टाइम फोरकास्टिंग, ये न्यूज़ में आते रहते हैं अक्सर चीज़ें,
तो इस तरीके से बता सकते हैं। अब चैलेंजेस और लिमिटेशंस हमने बता दिया कि डिस्कस करने के बाद हम लोग को क्या करना है, फाइनली ये जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी उसके बारे में आपको फाइनली अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे इनपुट देना है कि क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। तो वही हमने बताया कि चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या हैं। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग स्टिल फेस चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस है? डेटा इंटरप्रिटेशन, वास्ट अमाउंट ऑफ सिस्मिक डेटा होता है, उसको इंटरप्रेट करना, फॉल्स अलार्म भी कभी कभी हो जाता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लीड टू अनसर्टेनिटीज इन फोरकास्टिंग। इसीलिए कहा जाता है ना वेदर फोरकास्टिंग सबसे बड़ा कह सकते हैं जुए वाला एक गेम होता है। अगर हम कहेंगे कि आज बारिश आने वाली, ज़रूरी नहीं है कि बारिश आए, पता नहीं कब हवा कैसे रुख अपना पलट ले, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। फिर कोई चीज़ पता चला कि हमको दूर से पता चल रहा है कि वो बहुत धीमी इंटेंसिटी का, और जैसे जैसे वो पास आता है हमको तब रियल में एहसास होता है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और तब हमारे पास समय बहुत कम बचता है। तो उस केस के लिए हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। फिर यहाँ पे एक कंक्लूजन प्रोवाइड कर दिया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी एक वाइटल रोल प्रोवाइड कर रही है और क्या उसमें और आगे इम्प्रूवमेंट की संभावना हो सकती है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको एक टॉपिक अर्थक्वेक को लेकर के समझाया और कैसे ये चीज़ों हम लोग डील करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने पूरा आपको इस डिटेल में इस पूरे वीडियो लेक्चर में समझाया है। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको ये पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। कोई भी मैं फालतू की बात आपसे नहीं करूँगा और सिर्फ उतनी ही बात करूँगा जिससे आपका क्या हो, 100% सिलेक्शन हो फर्स्ट बार में ही, पहली बार में ही आप क्या करें, सीधे सीधे सिलेक्शन ले लें। पंचवर्षीय योजना के पीछे आपको ना पढ़ना पड़े जैसे हम लोग पढ़े, बहुत देर में सक्सेस मिली, लेकिन कोशिश यही है कि आपको ये पंचवर्षीय योजनाएं न फॉलो करनी पड़े। पंचवर्षीय योजनाएं का मतलब होता है कि आपने आज तैयारी शुरू की है अगर 2023 में, तो ऐसा ना हो कि आपका +5 साल कर लीजिए, 2027 फिर +5 साल और कर लो, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं 2030 या 35 तक आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन ले लीजिए 1 या 2 बार में ही, है ना, उसके बाद अपना इसमें ऊर्जा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच।